हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ साइकोसोशल डोमेन। यहाँ से कौन सा हिस्सा है? तो यहाँ पे मनोसामाजिक डोमेन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के बीच परस्पर क्रिया को शामिल करता है। तो इसमें क्या सही आंसर आएगा? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टाइल ऑफ बिहेविंग यानी व्यवहार करने की शैली, व्यवहार करने की शैली इसका सही आंसर है। ठीक है, तो जजमेंट, मेमोरी, मोटर स्किल नहीं आएगा, स्टाइल ऑफ बिहेविंग इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूजफुल इन आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट डैश डैश देन क्वेश्चंस अबाउट डैश डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन जो है मतलब कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल्यों से संबंधित, साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूजफुल इन आंसरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, मूल्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा तथ्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में अधिक उपयोगी है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आएगा, फैक्ट्स और वैल्यूज। ठीक है, फैक्ट्स और वैल्यूज जो है इसका सही आंसर है। ओके, तो ये इसका सही है। एंड आइडियाज इमोशंस नहीं है, वैल्यूज फैक्ट्स नहीं है, इमोशन फैक्ट्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द मेन प्रोफाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रोपोनेंट ऑफ फंक्शनलिज्म वाज कौन है? कार्यात्मकता का मुख्य गहरा जो प्रोफाउंडर्स है फंक्शनलिज्म का, वो कौन है? तो सही आंसर आएगा विलियम जेम्स, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विलियम जेम्स जो था कार्यात्मकता के मुख्य प्रतिपादक हैं, और इन्हें जो था या उन्होंने कार्यात्मकता के मनोविज्ञान आंदोलन के संस्थापकों में से इन्हें एक माना जाता है। इसमें इन्होंने किस बात पर जोर दिया? तो फंक्शनलिज्म में इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? तो इन्होंने प्राथमिक उद्देश्य या मन का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्यों को उनके पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया है। तो विलियम जेम्स इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीपल लूज देयर टच विद द रियलिटी व्हेन दे आर डैश डैश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लोग वास्तविकता के साथ जो है अपना तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा? वास्तविकता के साथ अपना स्पर्श खो देते हैं, वे कैसे होते हैं? जो लोग वास्तविकता के साथ अपना स्पर्श खोते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो साइकोटिक इनका सही आंसर रहेगा। साइकोटिक यानी मनोविकृत भी कहलाते हैं, इनको मनोविकृत भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मनोविकृत कह सकते हैं। ठीक है, साइकोटिक, तो ये इसका सही आंसर है। यानी ये जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है व्यक्ति की मति भ्रम, ठीक है, मति भ्रम और भ्रम जैसी समस्याएं इसमें आती हैं। ठीक है, और जिससे उसे जैसे कुछ भी चीज को पहचानने में क्या होता है? मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक, मतलब क्या रियलिटी है क्या अनरियल है, तो वो चीजों में समझने में उसको मुश्किल होती है, तो इसलिए साइकोटिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, educational psychology is the branch of psychology which deals with teaching and learning. This statement is given by। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी है स्किनर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मतलब स्किनर के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की वह शाखा है, विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। और मुख्य रूप से हम बात करें स्किनर की तो क्या थे? बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे, जिन्होंने सीखने और निर्देशों में व्यवहारिक अनुप्रयोग पर जोर दिया है। तो स्किनर इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोग या लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण क्या है। जो नेगेटिव एटीट्यूड है, नकारात्मक दृष्टिकोण का जो यहाँ पर दृष्टिकोण का उदाहरण है वो है पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये इसका सही है। अगर हम स्टीरियोटाइप की बात करें तो स्टीरियोटाइप किसी समूह के बारे में एक सरलीकृत और निश्चित विचार का विश्वास कहलाता है, जबकि प्रोटोटाइप की हम बात करें, प्रोटोटाइप जो है किसी श्रेणी का सबसे विशिष्ट प्रतिनिधि उदाहरण होता है, जिसे नकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, नेगेटिव से नहीं संबंधित है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो भेदभाव है, किसी समूह के सदस्य के प्रति एक नकारात्मक कार्यवाही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, पूर्वाग्रह इसका राइट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन है द स्किल एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस इज, यानी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एम्फेसाइजिंग। ठीक है, तो सहानुभूति, हिंदी में क्या बोलेंगे, सहानुभूति इसको कहेंगे, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। और इसमें जैसे कि मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग और एम्फसाइजिंग जो है, जैसे याद करना, और मोटर प्रसंस्करण और परिकल्पित का मतलब ये है, इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे कि जैसे कल्पना में डूबना। ठीक है, या कल्पना में डूबा हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following is a belief that the mind is fundamentally different from the body। ठीक है, तो इसमें क्या सही आंसर रहेगा, तो मतलब वह विश्वास कि मन शरीर से मौलिक रूप से अलग है, तो इसमें क्या आएगा, माइंड बॉडी डुअलिज्म इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, जिसको हिंदी में मन शरीर द्वैतवाद बोलते हैं, मन शरीर द्वैतवाद क्या बोलते हैं, द्वैतवाद, माइंड बॉडी डुअलिज्म। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी दार्शनिक दृष्टिकोण इसको कहेंगे। इसके अनुसार मन और शरीर दो अलग अलग प्रकार की सत्ता या प्रकृति है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द फादर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी के जनक कौन रहे हैं, तो साइकोडायनामिक थ्योरी दी है सिगमंड फ्राइड ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सिगमंड फ्राइड जो है साइकोडायनामिक सिद्धांत के पिता कहलाते हैं, और इन्होंने मनोविश्लेषण की स्थापना की थी, और जो मन के कार्य के करने के तरीके से और सिद्धांत से मानसिक परेशानियों के इलाज से की एक पद्धति है। तो सिगमंड फ्राइड क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, तो उनके पास क्या था उस समय, जैसे ये जब डॉक्टर थे ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते थे, लेकिन उनके उनको कोई भी बीमारी नहीं थी, जो पेशेंट थे उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे उनका इलाज किया जा सके, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर यानी मन से क्या थे, परेशान थे, उनके अंदर कोई ऐसी बात थी जो उनको परेशान कर रही थी, तो लगातार जो थे सिगमंड फ्राइड यानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो वहां पे इसने मेथड अपनाए उनसे बात करने के लिए, जैसे हिप्नोटिज्म, फ्री एसोसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो थी मन की बात को जानने की कोशिश की थी, जो सिगमंड फ्राइड था। तो इसने साइको एनालिसिस थ्योरी में जैसे कि माइंड हैव 3 स्टेजेस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात की है। तो कॉन्शियस जो है और पर्सनैलिटी की बात की है, तो कॉन्शियस जो माइंड है इससे सिर्फ 10% मतलब 1/10 जो भाग है उससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है कॉन्शियस माइंड से, जबकि अनकॉन्शियस माइंड जो है इससे 90% यानी 9/10 भाग जो है हमारा डेवलप होता है पर्सनैलिटी का। तो इसका सही आंसर सिगमंड फ्राइड आएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। इनमें से कौन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, यानी संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कौन है इनमें से, तो इनमें कोहलर बिल्कुल सही आंसर आएगा, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे और ये गेस्टॉल्ट मनोविज्ञानों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने इनसाइट लर्निंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस लर्निंग के, इनसाइट लर्निंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने, कोहलर ने। ठीक है, और पावलो की बात करें तो पावलो एक रूसी शरीर विज्ञानी थे, पावलो जो थे, और
क्लासिकल कंडीशनिंग के अपने कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण ये माने जाते हैं और ये व्यवहारवाद से संबंधित है। जबकि बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोविज्ञान थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें कलेक्शनवाद और प्रभाव के नियम के सिद्धांत के लिए जाना जाता है और ये भी व्यवहारवाद का ही हिस्सा है। स्किनर की बात करें तो स्किनर जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और जिन्हें ऑपरेट कंडीशनिंग के नाम के लिए जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर कोहलर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11, which of the following method is considered the most scientific and objective method of studying behavior? तो क्वेश्चन है कि व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ विधि जो आएगी वो आएगी प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रायोगिक विधि जो है ये शोधकर्ताओं और विशिष्ट जैसे स्वतंत्र चर के हेरफेर करने और अन्य कारकों को नियंत्रित करने के लिए या दूसरे चर पर इसके प्रभाव का निरीक्षण करने की जो है अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक किसको कहेंगे? तो इसे कहेंगे अल्फ्रेड एल्डर को। ऑप्शन बी सॉरी ए बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड एल्डलर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक अल्फ्रेड एल्डर द्वारा विकसित एक विचारधारा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म यूज टू रेफर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ इज। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका सही आंसर रहेगा द न्यूनटल स्टेज, यानी इसको बोला जाता है नवजात अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? नवजात अवस्था है। मतलब जीवन के पहले 2 सप्ताह को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? तो 2 सप्ताह के लिए वो कौन सी अवस्था कहलाती है? नवजात अवस्था कहलाती है। मतलब ये अवधि जो है जन्म से लेकर बर्थ टू 28 टू 30 डेज की होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश इज टू नेचर एज डैश डैश टू इज टू नर्चर। नेचर और नर्चर की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हम लेंगे, एनवायरमेंट एंड जीन्स एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस इसका सही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की गई है जीव विज्ञान अनुभव, क्योंकि प्रकृति जैविक और अनुवांशिक कारकों को संदर्भित करती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली वो उनको संदर्भित करेगी जो प्रकृति है। कौन? नेचर जो है। तो बायोलॉजी इज टू नेचर एज एक्सपीरियंस इज टू नर्चर। मतलब कि और जो नर्चर है, जो पोषण है, वो क्या करेगा? पोषण पर्यावरणीय और अनुभवात्मक कारकों को संदर्भित करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डिबेट रहती है इन दोनों के बीच में, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म ऑफ रेनफोर्समेंट? यानी सुदृढ़ीकरण की बात यहाँ पे की गई है। तो सुदृढ़ीकरण जो है, सुदृढ़ीकरण का अर्थ यहाँ पे सकारात्मक परिणाम प्रदान करके किसी व्यवहार को मजबूत किया जाता है। तो इसमें सुदृढ़ीकरण के लिए हम वर्ड यहाँ पे लेंगे रिवॉर्ड। ठीक है, तो रिवॉर्ड इसका सही आंसर आएगा, इनाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज द, यानी द स्टडी ऑफ क्वालिटीज, किसी व्यक्ति के गुणों को अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के गुणों के अध्ययन को कहा जाता है आइडियोग्राफिक अप्रोच। ऑप्शन बी सही आ जाएगा। आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है एक शब्द व्यक्तिगत विशेषताओं और अद्वितीय गुणों के अध्ययन को क्या करता है? क्लासिफाइड करता है। जो अन्य किसी जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे नॉमेथेटिक दृष्टिकोण जो है, अप्रोच जो है, तो ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत विशेषताओं के बजाय लोगों के बड़े समूह में सामान्य पैटर्न प्रवृत्तियों की पहचान पर केंद्रित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस? तो क्वेश्चन जो है मतलब कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो वो कौन सा राइट आंसर आएगा? ऑप्शन बी, स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी। क्या आंसर आएगा? रीढ़ की हड्डी। ठीक है मतलब रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स उत्तेजनाएं जो है
के प्रति त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और रीढ़ की हड्डी को संवेदी जानकारी को तेज से संसाधित करने और मस्तिष्क को सचेत भागीदारी की आवश्यकता के बिना मोटर प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 17 का। एंड क्वेश्चन नंबर 18, विच थ्योरी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वह सिद्धांत जो बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है, वो कौन सा है? तो इसमें आएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी इसका सही आंसर आएगा। तो अल्बर्ट बंदूरा की हम यहाँ पे बात करेंगे। अल्बर्ट बंदूरा, तो इसके द्वारा विकसित सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है व्यवहार और संज्ञानात्मकवाद दोनों के तत्वों को शामिल करता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बात की है जैसे कि ध्यान, स्मृति, प्रेरणा जैसी आंतरिक जो संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं उन पर ये विचार किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर है, सोशल लर्निंग थ्योरी। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, which of the following method is used for memorize a poem? यानी यहाँ पे बात की गई है विधि की, तो कौन सी विधि आएगी? तो यहाँ पे आएगी सीरियल मेमोराइजिंग। ठीक है, सीरियल मेमोराइजिंग का मतलब यहाँ पे क्रमिक स्मरण इसको कहा जाता है, और क्रमिक स्मरण जो होता है सूचनाओं को क्रमबद्ध करने तरीके से याद करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, जैसे किसी पोएम की पंक्ति को हम याद करते हैं, ठीक है, तो वो चीज जो है उसको सीरियल मेमोराइजिंग किया जाता है। तो ऑप्शन ए 19 का बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, which of the following Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience? ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे वह यूनानी दार्शनिक जो मानता था कि ज्ञान सीखने और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो कौन कहता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अरस्तु, एरिस्टोटल इज करेक्ट आंसर। तो अरस्तु क्या कहता है कि अरस्तु के दर्शन के ज्ञान के आधार के रूप में अनुभवजन्य अवलोकन और अनुभव पर जोर दिया गया, जो प्लेटो के इस विचार के विपरीत था, और जन्मजात ये ज्ञान जो है जन्मजात होता है, तो इसीलिए अरस्तु ने ये कहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, Who is the author of book The Principles of Psychology? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के ऑथर लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक के रूप में काम किया है, जो कब पब्लिश हुई थी? 1890 में पब्लिश ये हुई थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 22, from the list of below options which does not contribute in memory? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है? तो इसके अकॉर्डिंग अधिकांश स्मृति अनुसंधान के अनुसार जो है वो रहेगा जेंडर, यानी लिंग। ठीक है, स्मृति में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो यहाँ पे बात की गई है कि वह कथन जो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो वह कौन सा है इनमें से? तो इनमें से यह एक मानक विज्ञान है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज नॉर्मेटिव साइंस, जो है इससे संबंधित नहीं है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, प्रायोगिक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विल्हेम वुंट को माना जाता है। ठीक है, विल्हेम वुंट जो है व्यापक रूप में प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में है, और इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान अनुसंधान के लिए समर्पित पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्बर्ट बंदूरा गेव विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? अल्बर्ट बंदूरा ने यहाँ से कौन सी थ्योरी दी है? तो इन ऑप्शन में से सोशल लर्निंग थ्योरी आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है पीछे, तो सोशल लर्निंग थ्योरी इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, मोटिव्स कैन बी। मोटिव्स कैन बी का मतलब यहाँ पे कि उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा अंडरस्टूड फ्रॉम बिहेवियर। अंडरस्टूड फ्रॉम बिहेवियर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यानी व्यवहार से समझा गया, यानी उद्देश्य कार्यों के पीछे आंतरिक प्रेरणा या कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, एरिक्सन गेव विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी? यहां से एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है? एरिक्सन की थ्योरी कौन सी इनमें से? तो साइको सोशल थ्योरी है,
ठीक है, साइकोसोशल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साइकोसोशल थ्योरी, इट इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दैट डिस्क्राइब 8 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू लेट अडल्टहुड। ठीक है, तो 8 स्टेजेस की ये बात करता है और साइकोसोशल थ्योरी इसने दी हुई है। तो आज की क्लास में ये आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखें, साथ में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।